आज हम शुरू करेंगे एमीन्स, लेकिन उससे पहले रिवीजन करना है। कुछ प्रश्न हल करेंगे अपन जो आपको एल्किल हैलाइड का एक रिवीजन के रूप में होगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? कौन बताएगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड पिछली बार पढ़ाया था ना, अल्कोहल बनेगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया करवा रहे हैं, आप बताओ। नहीं पढ़ा? एल्किल कौन सा हैलाइड? यहाँ तो साफ लिखा हुआ है। सॉरी, जलीय KOH नहीं, जलीय KI से कराएं तो क्या बनेगा बताओ। अब बताओ आप। क्या बनेगा? बोलो जल्दी बोलो, ये स्पेशल अलग से बताया था मैंने आपको। आयोडोबेंजीन। ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड था, ठीक है। हेलो एरीन्स में जो हेलोजन परमाणु होता है, इसका दिष्टकारी प्रभाव बताओ आप। कैसा दिष्टकारी प्रभाव होता है? दिष्टकारी प्रभाव बताया था ना मैंने आपको, कैसा होता है? ऑर्थोपेरा। मेटा तो नहीं होता, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन और क्लोरोएथीन, तीसरा प्रश्न ये है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोएथेन में से लिखा हुआ भी ऐसे ही मिलेगा, क्लोरोबेंजीन क्लोरोएथेन में से कौन जलीय KOH के साथ आसानी से जल अपघटित होता है? कौन जलीय KOH के साथ आसानी से जल अपघटित होता है? क्यों बताओ। ये तो है क्लोरोबेंजीन और ये है क्लोरोएथेन। कौन जलीय KOH के साथ आसानी से जल अपघटित होता है और क्यों? कारण बताना आप। क्लोरोबेंजीन जल्दी अपघटित होगा। कौन ज़्यादा क्रियाशील होता है? मैंने आपको बताया था ना, एलिफेटिक हैलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं एरोमेटिक की तुलना में। कारण क्या था? 3 कारण बताए थे। अनुनाद, संकरण, कार्बन पर संकरण, और तीसरा बंध की ध्रुवता, ठीक है। एक और प्रश्न करते हैं। बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से आयरन की उपस्थिति में कराते हैं। जो बनता है A, उसकी क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। और इसकी क्रिया, इसका जल अपघटन कराएंगे। जो B बनेगा उसका जल अपघटन कराएंगे C बनता है। A B C बताने हैं आपको।
जल्दी बताओ। ए तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और बी साइनाइड ग्रुप आ जाएगा Cl के स्थान पर, ठीक है, और सी क्या होगा, हैं, फिनोल। साइनाइड की 3 अभिक्रियाएं मैंने बताई थी आपको, बहुत महत्वपूर्ण थी। आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन और बेंजोइक अम्ल। मतलब CN किस में बदल जाएगा, ऐसे ही जोड़ डालोगे तो आपको याद आएगी अभिक्रियाएं। अगर इससे जल अपघटन लिखा है ना केवल, तो आपको क्या बनाना है, COH लगाना है साइनाइड के स्थान पे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ये क्या है, एनिलीन है ना। इसकी क्रिया NaNO2 और HCl से कराते हैं। ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। A बनता है, इस A की क्यूप्रस ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं, B बनता है, और B की क्रिया NaOH से कराते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 623 केल्विन ताप पर। ABC बताओ, कौन बताएगा भाई, जल्दी बताओ। साइनोबेंजीन होगा। ये अभिक्रिया मैंने आपको बताया था डाईएजोटीकरण होती है। क्या बनता है इसमें, डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इससे बहुत सारे दूसरे यौगिक बनाए जा सकते हैं। बी क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। सी क्या होगा, फिनोल। अब सही बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो अभिक्रियाएं आपने याद की थी उनको उपयोग में लेकर के इस प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। आपने किए होंगे कुछ, घर पे और करिएगा। एल्किल अमीन, एल्किल अमीन देखो, नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं आपने ऑक्सीजन वाले सारे पढ़ लिए हैं, है ना। आपने अल्कोहल पढ़ लिया, ईथर पढ़ लिया, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लिया, उसके व्युत्पन्न पढ़ लिए। अब नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक हैं उनमें आपको एल्किल अमीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यूरिया, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है ना। पहले अपन लेते हैं एल्किल अमीन। एल्किल अमीन जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया क्या होता है, NH3। इसमें H हटा के अगर R लगा देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अमीन कहलाते हैं, एल्किल अमीन। R क्या हो सकता है, R हो सकता है कोई एल्किल समूह, और R एरिल समूह भी हो सकता है। एरोमेटिक होगा तो क्या कहेंगे, एरिल समूह, ठीक है ना। यानी CH3 C2H5 ये है तो एल्किल, और एरिल C6H5, ये सब क्या कहलाएंगे, एमीन होते हैं। इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लुईस तो ये लुईस क्षार भी होते हैं, ठीक है ना। ये लुईस क्षार भी होते हैं। कई महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन के होते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जैसे मनुष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। कौन सा हो सकता है, ध्यान है कुछ, अमीनो एसिड्स होते हैं ना, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एल्केलॉइड्स हैं, इन सब में ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और इन सब में नाइट्रोजन का
योगदान होता है, नाइट्रोजन इनमें होती है। कई सारे पॉलीमर्स हैं, बहुलक हैं, रंग होते हैं, डाइज होती हैं, है ना, दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती है जिनमें नाइट्रोजन का उन कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन होती है। जैसे एड्रीनलिन है, एफीड्रीन है, जो रक्त के दबाव को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो सब नाइट्रोजन से युक्त हो। तो इनके यौगिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाइट्रोजन के जितने भी यौगिक हैं वो सब बहुत उपयोगी हैं, इसलिए हमें नाइट्रोजन के यौगिकों को पूरा पढ़ना है। दांतों के डॉक्टर जो एनेस्थीसिया देते हैं वो उसको कहते हैं नोवाकेन, एक दवा होती है, सुन करते हैं ना दांत को, आपने सुना होगा, नोवाकेन होती है, वो एनेस्थीसिया जो होती है वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है। इस प्रकार कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी संरचना, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी एमीन्स की। ये तो जो पढ़ना है हमें, अमोनिया जो होता है वो त्रिसंयोजी नाइट्रोजन होता है इसमें। ये अमोनिया है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। उसी प्रकार से एल्किल अमीन भी होते हैं। नाइट्रोजन पर संकरण sp3 होता है, जैसे मीथेन में होता है। यहाँ भी कैसा संकरण होता है नाइट्रोजन पर? sp3 संकरण। जैसे मीथेन होता है sp3 संकरित कार्बन वाला, वैसे इसमें नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु है उस पर भी कौन सा संकरण होता है? sp3 होता है। लेकिन आकृति यहाँ कौन सी होती है? समचतुष्फलकी होती है इसमें मीथेन में, और यहाँ पर अमोनिया में कैसी है? पिरामिडल। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो बंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के कारण, वैसे बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन क्योंकि इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है उसका और इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो ये इन बंधों को किधर धकेलेंगे? अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बंध कोण होगा ये कितना हो जाता है? थोड़ा कम होगा। अगर ये तीनों मैथिल समूह हैं CH3 3N, सॉरी CH3 3N, हाँ, ये एज अगर है तो इसमें बंध कोण कम होकर के 108 डिग्री रह जाता है। तो ये बंध कोण कम क्यों हुआ? बंध युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण के कारण। तो ये बंध कोण कम होकर के 108 डिग्री होता है। समझ गए आप? तो आकृति समचतुष्फल की नहीं रही, कैसी हो गई? पिरामिडी हो गई। ये देखिए इस प्रकार की आकृति होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण बंध जो होता है वो बंध कोण कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्राइमेथिल अमीन में ये 108 डिग्री होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये बंध युग्म है और ये जो इनके बीच में बंध कोण है ये वाला, ये 109 डिग्री 28 मिनट की जगह थोड़ा कम होता है। अब देखते हैं अपन इनका वर्गीकरण। एमीन जो है उनको, एल्किल अमीन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये है प्राथमिक। अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन हटा के अगर आपने एल्किल समूह लगा दिया तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक अमीन, जिसको 1 डिग्री अमीन भी कहेंगे। अगर आपने 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R लगा दिए तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक अमीन। इसको यूँ भी लिखते हैं R2NH। और तीनों अगर हाइड्रोजन हटा दिए आपने और तीनों इस प्रकार से है R3N, तो ये क्या कहलाएगा? तृतीयक एमीन। अब अगर फिर भी अगर इसकी 4 संयोजकता अगर आप करें R4N+ और X-,
तो ये चतुष्क अमोनियम लवण कहलाता है। ये क्या है अब? चतुष्क अमोनियम लवण। चतुष्क अमोनियम। अब यहाँ ध्यान रखना कि इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो ये तीनों क्षारीय होते हैं। तीनों चतुष्क अमोनियम लवण होगा क्या क्षारीय? ये क्षारीय नहीं होगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, इसलिए ये क्षारीय नहीं है। इसको इस प्रकार भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जैसे ये अमोनिया है, इसमें ये एक प्राथमिक अमीन बताया, इसमें ये CH3 है और ये CH2 और ये NH2। ये द्वितीयक अमीन, इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, और ये तृतीयक अमीन, इसमें 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। अब नामकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आप लोग उसमें बहुत दिक्कत होती है आपको हमेशा। इसको इसका नामकरण आप ध्यान से समझ लीजिए। नामकरण करने के लिए तीनों का, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों का देखिए आप, रूढ़ पद्धति में जो नाम है वो एल्किल अमीन है और IUPAC में एल्केनामीन है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये जो नाम है ये प्राथमिक अमीन का, जैसे RNH2 है, तो इसको रूढ़ पद्धति में एल्किल अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल अमीन। और ये एक ही शब्द के रूप में लिखना है आपको। ये गैप दिख रहा है ना आपको, गैप नहीं रखना है। बीच में एल्किल और अमीन के बीच में स्थान दिख रहा है, वो नहीं रखना है। और IUPAC में इसको कहते हैं एल्केनामीन। एल्केनामीन, एल्केनामीन। ये तो आपको R कुछ भी हो तब, लेकिन अब R कुछ भी होगा, क्या हो सकता है? सबसे पहले एक कार्बन वाला तो CH3NH2, क्या कहेंगे अपन? मैथिलअमीन और मेथेनामीन। तो आपको सीधे सीधे कार्बन देखने हैं, कितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का उसमें प्रीफिक्स लगेगा, अनुलग्न लगेगा, सॉरी पूर्वलग्न लगेगा। ठीक है, ये देखिए 3 उदाहरण इसमें। अगर मैथिलअमीन है, CH3NH2 है तो मैथिलअमीन, और IUPAC में मेथेनामीन। CH3 CH2 NH2 एथिलअमीन रूढ़ प्रणाली का नाम है, और IUPAC में एथेनामीन। और ये जो है CH3 CH CH3 NH2, तो बीच वाले कार्बन पर NH2 है, आइसोप्रोपिलअमीन है ये। साधारण अगर इधर होता तो क्या होता? नॉर्मल प्रोपिलअमीन होता, लेकिन ये क्या है यहाँ पर है, इसलिए कहते हैं आइसोप्रोपिलअमीन। और IUPAC में 2 प्रोपेनामीन। इसमें क्योंकि अमीन समूह जो है वो पोजीशन 2 पर है, इसलिए इसको कहते हैं 2 प्रोपेनामीन। ठीक है, तो बड़ा साधारण सिंपल है इसका नामकरण, ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं आई। एल्केनामीन शब्द ध्यान रखना IUPAC के लिए। क्या ध्यान रखना है आपको? एल्केनामीन। बढ़े आगे। द्वितीयक अमीन में क्या करना पड़ेगा नामकरण जब करेंगे? साधारण नाम जो होता है रूढ़ पद्धति में, उसमें तो इसको कहते हैं डाई एल्किल अमीन। डाई एल्किल, ठीक है। और इसको IUPAC में क्या लिखते हैं? देखो 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे ना इसमें, तो एक को तो हमें बाहर लिखना पड़ेगा खोल करके एल्किल, और दूसरे को लिखना पड़ेगा एल्केनामीन। मुख्य नाम तो होगा एल्केनामीन, प्राइमरी की तरह, प्राथमिक अमीन की तरह, ये तो मुख्य नाम हो गया। तो दूसरा एल्किल समूह है उसको एल्किल लिखेंगे। अब झगड़ा कब होगा? जब एक एल्किल समूह छोटा और एक बड़ा हो, दोनों असमान हो। जैसे अगर दोनों ही मैथिल हैं तो क्या लिखेंगे? अब इसमें क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है एल्किल समूह, इसलिए नाइट्रोजन भी लिखते हैं, एन एल्किल एल्केनामीन।
ये जो एल्किल समूह है किससे जुड़ा हुआ है, किस पर प्रतिस्थापित है, नाइट्रोजन पे, इसलिए इसको कहते हैं एन एल्किल एल्केनामीन। अब जैसे दो मैथिल समूह हैं तो अपन क्या लिखेंगे, डाइमेथिल अमीन, और इसमें लिखेंगे एन मैथिल मेथेनामीन। लेकिन अगर असमान हो तब क्या करेंगे, एक C2H5 हो एक CH3 हो, तब क्या कहेंगे, इसमें तो दो शब्द आगे, डाई यूज़ कर नहीं सकते अपन, एक मैथिल एक एथिल है, तो पहले लिखेंगे जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो एथिल मैथिल अमीन। और IUPAC में एन मैथिल, पहले मैथिल आया है, एथेनामीन। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो दो समूह जुड़े हुए हैं, एक मैथिल है और एक एथिल है, एथिल बड़ा है इसलिए वो एथेनामीन होगा। मुख्य भाग जो नाम का है वो एल्केनामीन है, मुख्य भाग वो बनाएगा जो बड़ा हो, जो छोटा है उसको प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा, इसलिए एन मैथिल एथेनामीन इसका नाम होगा। ये देखिए आप, इसमें देखिए C2H5 है ये, और ये C3H7 है, एक तो एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, तो साधारण नाम में क्या लिखा है, एथिल प्रोपिल एमीन, क्योंकि ई पहले आता है एथिल का और प्रोपिल का पी बाद में आता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, छोटा कौन है वो पहले लिखेंगे, तो एथिल समूह छोटा है तो इसलिए एन एथिल प्रोपेनामीन। ठीक है, ध्यान रहेगा। तृतीयक अमीन में भी इसी प्रकार से ट्राई एल्किल अमीन साधारण नाम है रूट प्रणाली में, और IUPAC में क्या बोलते हैं, NL डाई एल्किल एल्केनामीन। अब देखिए इसमें CH3 थ्राइस एन ट्राई मैथिल अमीन है, ये ट्राई मैथिल अमीन तीनों समान है, इसका रूट प्रणाली का नाम है ये ट्राई मैथिल अमीन। और IUPAC में क्या लिखते हैं, एन डाई मैथिल मेथेनामीन। वहाँ अपन ने द्वितीयक में देखा कि एक एन लिखते थे, तृतीयक में क्योंकि दो समूह जुड़े हैं प्रतिस्थापी, इसलिए एन डाई मैथिल मेथेनामीन लिखेंगे, एन डाई मैथिल और मेथेनामीन, क्योंकि एक भाग को तो अपने को मुख्य मानना पड़ेगा, तो वो मेथेनामीन हो गया, दो भाग इसमें क्या हो गए, दो मैथिल समूह प्रतिस्थापी हो गए, तो वो क्या लिखेंगे, एन। तो ये ध्यान रखना कि आप एक ही एन लिख के मत छोड़ देना, अगर तृतीयक अमीन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एन डाई मैथिल मेथेनामीन। इसी प्रकार से ये देखिए CH3 C2H5, यानी एक एथिल समूह है और दो मैथिल समूह है, तो रूट प्रणाली में तो एथिल पहले आएगा, इसमें ये डी को नहीं देखना, आपको डाई का डी नहीं देखना है, आप सोचो कि डाई मैथिल पहले लिख दें डी आ रहा, तो इसमें एम ही देखा जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले आएगा एथिल फिर डाई मैथिल एमीन। और IUPAC में एन डाई मैथिल एथेनामीन, क्योंकि मुख्य भाग बड़ा ये है एथेनामीन, और दो समूह जो प्रतिस्थापी है वो मैथिल है, तो छोटे वाले एन डाई मैथिल हो गए। इसी तरीके से आप देखिए अब तीनों अलग अलग हैं, CH3 C2H5 C3H7, तब क्या करेंगे, एक एथिल है एक मैथिल है एक प्रोपिल है, तो रूट प्रणाली में तो आप एथिल पहले आएगा, मैथिल उसके बाद आएगा, प्रोपिल उसके बाद आएगा, E M और P, समझ गए आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये तो प्रोपिल अमीन हुआ मुख्य, तो और IUPAC में क्या लिखेंगे, एन एथिल, एक नाइट्रोजन जो है उस पर एथिल जुड़ा हुआ है, दूसरा जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो एन मैथिल है, क्योंकि दोनों छोटे हैं। अब इन छोटों में पहले कौन सा लिखना है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो ई पहले आता है, इसलिए एन एथिल फिर एन मैथिल, और मुख्य भाग बड़ा वाला भाग है प्रोपेनामीन। ठीक है, तो इस तरीके से नामकरण में आपको तृतीयक अमीन में विशेष ध्यान रखना है कि जो एल्किल समूह है अगर तीनों समान है तो आपको दो बार एन लिखना है, एन डाई मैथिल मेथेनामीन। अगर तीनों एथिल हैं तो एन डाई एथिल एथेनामीन। समझ गए आप, कर लोगे। अगर अलग अलग हैं उसमें भी दो एक जैसे हैं तो वो एन डाई मैथिल और मुख्य भाग वो हो जाएगा। और अगर तीनों अलग अलग हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लेकिन मुख्य भाग वही रहेगा जो सबसे बड़ा एल्किल वाला भाग होगा। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद
एक आपको बताना है, मैं पूछ लेता हूँ। ये कौन सा एमीन है? सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, राइट। अब इसका नाम बताइए आईयूपीएसी में। पहले तो आपको ये देखना कि मुख्य भाग कौन सा होगा या छोटा कौन सा है। छोटा भाग जो है वो कौन सा है? मैथिल है। ये हो जाएगा एन मैथिल। अब पेंटेनामीन में क्या चक्कर है कि आपको इसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ से भी जुड़ सकता था, ये यहाँ से भी जुड़ सकता था, ये तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5। कैसे दिखाएंगे? एन मैथिल पेंटेन 3 एमीन हो गया ना। पेंटेनामीन अगर एक साथ लिखते तो अपन क्या लिखते? पेंटेनामीन, और 3 लिखते। तो ये क्या हुआ? एन मैथिल पेंटेन 3 एमीन, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये बता रहा है कि तीसरे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। ब्यूट में भी होगा तो ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर मान लो वो पहले से नहीं जुड़ के दूसरे से जुड़ा हुआ तो दूसरा बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एथिल में आपको दोनों कार्बन सेम है, इधर से जोड़ो चाहे उधर से जोड़ो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन है मैथिल अगर है तो भी दिक्कत नहीं है। प्रोपेन में भी दिक्कत आएगी। प्रोपेन में एक से भी जोड़ सकता है और 2 से भी जोड़ सकता है, ठीक है। तो जहाँ स्थिति बतानी वो इस प्रकार से लिखनी है। कुछ अन्य उदाहरण आप देख लें। ये देखो, एक चतुष्क अमोनियम लवण भी इसमें क्योंकि बनता है, 3 कार्बन के बाद भी 3 हाइड्रोजन हट जाती है अमोनिया से, उसके बाद भी एक और समूह जुड़ सकता है जो ऋण आवेशित होना चाहिए या ऋणायन होगा। जैसे ये देखिए हैलाइड के रूप में लिखा है, ये तो धन आवेश है, ये ऋणावेश है। तो ये चतुष्क अमोनियम लवण है, साधारण तौर पे NH4 प्लस X माइनस। ये क्या है? NH4 प्लस और X माइनस, इस प्रकार से है। अब ये 4 मैथिल है तो ये टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि ये Cl माइनस है, तो टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। और अगर चारों एथिल है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। टेट्रा में 4 हैं इसलिए, और धन आवेश है तो इसलिए IUM आ गया, अमोनियम, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड है तो वो नाम के अंत में दूसरा भाग हाइड्रोक्साइड होगा, इसमें क्लोराइड है। जो भी ऋणायन होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ब्रोमाइड होता ब्रोमाइड लिखते, आयोडाइड होता आयोडाइड लिखते। ये दूसरे उदाहरण आप देखिए। ये देखो एक अमीन है जिसमें ये एलिल समूह है, जानते हैं ना आप एलिल समूह। इस एलिल समूह के एलिल कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एलिल अमीन कहते हैं। और एलिल अमीन में आप देखिए, इसमें अगर IUPAC में नामकरण करते हैं तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग कहाँ होगी? जहाँ एमीन समूह जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, उसको पहला नंबर देंगे। इस कार्बन को नंबर 1 लिखेंगे, ये कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा। तो 2 पर तो क्या है? ईन है, और 1 पर क्या है? एमीन समूह जुड़ा हुआ जो मुख्य भाग है। तो प्रोप 3 कार्बन है, 2 पर ईन है जो आपने पहले दिखा दिया, और फिर 1 एमीन, पहले पर एमीन है। तो प्रोप 2 ईन 1 एमीन, समझ में आ गया। अब देखिए आप, ये CH2 हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन, 6 इसमें CH2 समूह जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, और दोनों तरफ NH2 है। अब इसमें नंबरिंग कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6। हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन इसका साधारण नाम है, हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन, क्योंकि ये मैथिलीन समूह है CH2, तो ये हेक्सा 6 है, इसलिए हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन। और IUPAC में क्या लिखेंगे? हेक्सेन, 6 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए हेक्सेन, और 1,6 पे डाइअमीन है इसलिए हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। तो 1,6 पोजीशन बता दी है कि ये 1,6 पर एमीन समूह है, ठीक है। अब देखो कुछ दूसरे उदाहरण जिसमें एरिल अमीन्स हैं। ये एरिल अमीन्स मतलब एरोमेटिक अमीन्स।
एरोमेटिक अमीन्स का जो सबसे पहला सदस्य है, प्रथम सदस्य जिसको बोलेंगे, वो क्या है? बेंजीन वाले पे NH2 लगा दिया, उसको हम कहते हैं एनिलीन। अब इस पे प्रतिस्थापी हो सकते हैं, प्रतिस्थापी के हिसाब से उसकी स्थिति बताते हुए नामकरण होगा। जैसे एनिलीन है, अब IUPAC में इसको कहते हैं एनिलीन ही कहते हैं, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में नामकरण में कई बार ऐसा किया गया कि जो साधारण नाम या जो प्रचलन में नाम है वही IUPAC ने भी ले लिया उसी नाम को, तो एनिलीन भी कहते हैं और बेंजीन एमीन भी कहते हैं। तो बेंजीन अमीन मतलब बेंजीनेमीन। बेंजीन प्लस एमीन क्या बन जाएगा? बेंजीनेमीन। तो एनिलीन को बेंजीनेमीन भी कहते हैं। दूसरे उदाहरण में क्या किया है? ऑर्थो स्थिति पर मैथिल समूह लगा हुआ है। एनिलीन की ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति जानते हैं सब, इस पे मैथिल ग्रुप लगा दिया, मैथिल समूह लगा दिया है। इसका जो IUPAC में नहीं, प्रचलन में जो नाम है वो ऑर्थोटोलुडीन है, ऑर्थोटोलुडीन। और इसको IUPAC में कहते हैं 2-अमीनो-टोलुइन, 2-अमीनो-टोलुइन। साथ ही इसका 2-मैथिल बेंजीनेमीन भी इसको कहा जाता है। मैथिल समूह को प्रतिस्थापी मान करके 2-मैथिल बेंजीनेमीन, बेंजीनेमीन, ये भी इसको बोलते हैं, या 2-मैथिल एनिलीन भी इसको कह सकते हैं अपन, 2-मैथिल एनिलीन भी कह सकते हैं। अगर ये मेटा स्थिति पे होता है तो इसको मेटाटोलुडीन कहते हैं, पैरा पे होता है मैथिल समूह तो इसको पैराटोलुडीन कहते हैं। आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो काम में लेते हैं जनरल बातचीत में, जब भी इनके बारे में बात होती है तो वहाँ पर नाम यही वाले चलते हैं, ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन, पैराटोलुडीन। IUPAC नाम तो आपसे स्पेशली इसका पूछा जा सकता है। जैसे बेंजीनेमीन है, ये भी कम प्रचलन में है, एनिलीन ही प्रचलित है। ऐसे ही नाइट्रोजन पे अगर, इसकी नाइट्रोजन पे अगर दोनों समूह हटा करके मैथिल समूह लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? जैसे अपन ने अभी देखा था तृतीयक अमीन में, देखिए आप, जैसे CH3 दोनों हाइड्रोजन हट के एल्किल समूह लग गए, 3 एल्किल समूह लग गए, इसका मतलब तृतीयक अमीन हो गया। इसको कहते हैं डाईमेथिल एनिलीन, डाईमेथिल एनिलीन। अब यूँ मत करना कि ऐसा पूछ लिया डाईमेथिल एनिलीन लिखो तो आप एनिलीन लिख के 2 मैथिल लगा दो कहीं भी, वो गलती हो जाएगा। तो एन डाईमेथिल एनिलीन का मतलब है कि नाइट्रोजन पे ही दोनों मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन पे मैथिल लिखा हुआ है, नाइट्रोजन पे मैथिल लिखा हुआ है, 2 नाइट्रोजन साथ साथ लिखे हुए कॉमा लगा करके, इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन पे, डाई का मतलब हो गया 2 लगे हुए हैं, कौन से समूह? मैथिल समूह, और फिर एनिलीन है। IUPAC में एन डाईमेथिल बेंजीनेमीन। अब इनके IUPAC नाम बताने हैं आपको, नीचे नहीं देखना है, अपने ऊपर ही देख के बताओ। कर सकते हो ना, कह रहा हूँ ना मैं, दोनों ही नाम प्रचलन में है, दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। IUPAC ने बेंजीनेमीन वर्ड दे दिया एनिलीन के लिए, लेकिन IUPAC में एनिलीन को भी माना गया है। मैंने पहले शब्द में एनिलीन लिखा था, वो जैसे ये लिखा है एनिलीन या बेंजीनेमीन। बताओ भी पहले का नाम कैसा है? द्वितीयक है ना, द्वितीयक अमीन है, 2 डिग्री, तो क्या बोलेंगे इसको? एक तो मैथिल है और एक प्रोपिल समूह है, कौन सा छोटा है? मैथिल। तो मैथिल प्रतिस्थापी हो गया, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ दिखाएंगे एन मैथिल प्रोपेनामीन। ये शब्द एक साथ ही लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन शब्द एक साथ लिखना है। ये देखिए बेंजीन वलय पर CH2 NH2 है, तो इसमें क्या है कि मुख्य भाग ये एलिफेटिक माना जाता है, तो 1 नंबर इसका है, 2 इसका है, तो 2 पे फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, 2 फेनिल एथेनामीन। एथेनामीन मतलब ये 2 कार्बन वाला है, यानी एथिल अमीन में से एक हाइड्रोजन हटा के C6H5 लगाया है।
ये देखिए ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय का ये 1 डिग्री है ना, जल्दबाजी में नुकसान हो जाता है। ये इस कार्बन से 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन के पास तो 2 हाइड्रोजन दिख रही है ना आपको, NH2 है, तो ये क्या हुआ, क्या होगा नाम, सही है, 2 मैथिल प्रोपेन 2 मीन। कैसे होगा, ऐसा बनेगा ना। अब इसमें कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की होगी, जिसमें 2 पर ही अमीनो है और 2 पर ही मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 मैथिल प्रोपेन 2 अमीन। तो ऐसे में आपको नामकरण में थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस प्रकार से नामकरण, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि ये तृतीयक अमीन है, आप NN डाइमेथिल और मैथेनामीन कर देते, गलती हो जाती है। लास्ट उदाहरण और देखें आप, चौथा, एक यहाँ पे अमीनो समूह जहाँ जुड़ा हुआ है, नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2 पे ईन है, तो ब्यूट 2 ईन 1 अमीन। ठीक, अब इसका बताओ नाम आप, इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, डाइफेनिल एमीन। और क्या बोल सकते हो, IUPAC में तो ये लिखते हैं ना अपन, ठीक है, एनिलीन भी लिख सकते हो। तो एन फेनिल, जब IUPAC में लिखेंगे तो नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा आपको। तो नामकरण आपको और वर्गीकरण, 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। नामकरण में कैसे नेमिंग करते हैं IUPAC में, और साधारण नाम कैसा है, और दूसरा वर्गीकरण कैसे करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, साथ में चतुष्क अमोनियम लवण, इन भागों में इन अमीन्स को बांटा गया है। अब अपन देखते हैं समावयवता। 4 प्रकार की समावयवता एमीन दर्शाते हैं। पहले प्रकार की जो समावयवता है वो है, बताओ 4 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अंतर के कारण, श्रृंखला बन जाने के कारण, ब्रांचिंग हो जाने के कारण जो समावयवता होती है वो श्रृंखला समावयवता है। 3 कार्बन तक ऐसा होगा नहीं, कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन तक बनती नहीं है। चौथे कार्बन से होगा तो ब्यूटिल अमीन से आप देखेंगे कि समावयवता होगी CH3 CH2 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 NH2। 4 कार्बन है। अब इसमें कार्बन श्रृंखला की संभावना है, ठीक है। तो ये श्रृंखला समावयवता जो है उसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, अब नाम बताओ, पहले का क्या नाम है, पहले का आइसो, ब्यूटेनामीन, ठीक है। दूसरा, गुड, 2 मैथिल प्रोपेनामीन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर मैथिल समूह है इसलिए 2 मैथिल प्रोपेनामीन। क्लियर। दूसरे प्रकार की जो समावयवता है वो है स्थिति समावयवता। स्थिति किसकी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एमिनो समूह की स्थिति में परिवर्तन, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको, स्थिति समावयवता। NH2 समूह की स्थिति में परिवर्तन, यही एग्जाम्पल वापस लिया है। नॉर्मल ब्यूटिल अमीन, अगर NH2 समूह को उठा करके कार्बन संख्या 2 पर लिया है, 1 पर है यहाँ 2 पर आ गया है, स्थिति में परिवर्तन हो गया। क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन 2 एमीन, ऐसा लिख सकते हैं ना, ब्यूटेन -2। हमेशा अंकों के बीच में आप ध्यान रखना, इस प्रकार से 2
इस अंक को जोड़ना है तो ये लगेगा डैश, इधर भी डैश और फिर एमीन। ये ध्यान रखिएगा आप। 2 अंक अगर हैं तो उनके बीच में क्या होता है? कॉमा होता है। तीसरे प्रकार की जो समावयवता है वो कौन सी है? क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बताओ भाई, क्रियात्मक समूह समावयवता से आप कुछ समझते हो? कुछ पढ़ा है आपने पहले? क्रियात्मक समूह भिन्न हो जाए, है ना, अणुसूत्र समान रहे। जैसे CH3 CH2 NH2 है। अणुसूत्र क्या है इसका? C4H9N। इसका कोई क्रियात्मक समूह समावयव बताओ आप। हमेशा ध्यान रखना कि क्रियात्मक समूह समावयव 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयव हैं। प्राथमिक अमीन द्वितीयक अमीन का, द्वितीयक अमीन तृतीयक अमीन का क्या है? क्रियात्मक समूह समावयव है। ये क्रियात्मक समूह बदल गया है। प्राथमिक अमीनो समूह के जो गुण हैं वो द्वितीयक अमीन से अलग हैं, द्वितीयक अमीन के जो गुण हैं वो तृतीयक से अलग हैं, इसलिए इनके तीनों में गुणों में असमानता होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसलिए क्रियात्मक समूह अलग अलग माने जाएंगे। तो इसका जो क्रियात्मक समूह बदल दो आप, कौन सा कर दो? द्वितीयक कर दो। अब इधर C2H5 कर दो और इधर भी C2H5 कर दो। सूत्र देखो सेम है क्या? अणुसूत्र समान है ना? हाँ, 11 है क्या? इधर 4 है ना? अच्छा 3 है, 3 है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। अब तृतीयक भी बना सकते हो इसका आप। 2 मैथिल हो जाए, एक तीनों मैथिल हो जाए, ठीक है, तृतीयक हो गया ये C4H9N। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या हैं? एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयव। चौथे प्रकार की जो समावयवता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष प्रकार की है, मध्यावयवता। मैंने आपको बताई थी जब पढ़ाया था शुरू में। मध्यावयवता क्या होती है, कोई बता सकता है? कार्बन समान हो। मध्यावयवता मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। नहीं, वो तो समजात श्रेणी होती है। समावयवता में तो ऐसा बोलना ही नहीं है आपको, अंतर ही नहीं होगा। अणुसूत्र तो सेम ही रहता है ना, CH2 का अंतर आ ही नहीं सकता। वो जो सजातीय श्रेणी होती है ना, उसमें होता है। मध्यावयवता में मुख्य बात जो है, मुख्य शर्त है वो ये है कि क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी होना चाहिए, मतलब जिसकी संयोजकता 1 से अधिक हो। जैसे अल्कोहल है, ये मध्यावयवता नहीं दर्शाएगा। हेलोजन है, ये भी नहीं दर्शाएगा। लेकिन जिनकी संयोजकता 2 है वो मध्यावयवता दर्शाएंगे। जैसे ठीक है, तो मध्यावयवता वो विशेष प्रकार की समावयवता है जिसमें बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह में भिन्नता हो, एल्किल समूह में भिन्नता हो। जैसे ये द्वितीयक अमीन है, प्राथमिक अमीन नहीं दर्शाएगा क्योंकि उसकी एक ही संयोजकता होती है।
नहीं दर्शाएगा ना, लेकिन द्वितीयक अमीन दर्शाएगा, तृतीयक अमीन भी दर्शाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा संयोजकता है इसकी। तो मध्यावयवता के लिए पहली शर्त हमेशा याद रखिएगा कि मध्यावयवता वो दर्शाते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी हो, क्रियात्मक समूह की संयोजकता एक से अधिक हो। अब इससे जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न हो सकते हैं। कैसे? आप कह रहे होंगे कि भाई भिन्न कर दोगे तो फिर तो बदल जाएगा, समजात श्रेणी सजात श्रेणी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये C4H9N ले लिया, इसका आप बनाइए द्वितीयक अमीन। प्राथमिक अमीन तो दर्शाएगा ही नहीं। द्वितीयक अमीन के लिए आप क्या करेंगे, ये कर दिया। अब 4 कार्बन है, आप 3 कार्बन इधर ले लीजिए और एक ये 11 है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। अब क्या करें, आप 2 कार्बन इधर ले लें और 2 कार्बन इधर ले लीजिए। हो गया कि नहीं समावयव? ये कहलाता है मध्यावयवता। ये एक दूसरे के मध्यावयव हैं। एल्किल समूह जो जुड़ा रहता है उसमें भिन्नता आ गई। यहाँ पहले एक कार्बन वाला मैथिल था और इधर प्रोपिल था, अब यहाँ क्या हुआ, दोनों एथिल हो गए, भिन्नता आ गई ना। तो जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न, लेकिन अणुसूत्र समान रहेगा, क्योंकि समावयवता की बात कर रहे हैं हम। अणुसूत्र C4H11N ही रहेगा। देखो ये 2 कार्बन और 2 कार्बन एथिल समूह है दोनों तरफ। इसमें देखो एक तरफ एथिल और एक तरफ प्रोपिल है, और इधर देखिए ये भी है, क्योंकि इसमें आइसोप्रोपिल भी हो सकता है। ये जो कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है इसकी जगह दूसरे से जुड़ जाए तो भी भिन्नता आ जाएगी, आइसोप्रोपिल समूह हो जाएगा ये। अणुसूत्र समान है, लेकिन नाइट्रोजन से बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए एल्किल समूह में भिन्नता होती है, इसको मध्यावयवता कहते हैं। तो ये विशेष तौर पर द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन के लिए बात है, प्राथमिक के लिए ये समावयवता नहीं है। तो 4 प्रकार की समावयवता ये दर्शाते हैं। कौन कौन सी? अब आपको करना है, मैंने आपको बताया है, अब एक क्वेश्चन आप कर दें। C7H9N, C7H9N, कार्बन 7 हैं, हाइड्रोजन 9 हैं और एक नाइट्रोजन है। इसके सभी संभव एरोमेटिक समावयव बनाइए। ये एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक पता लगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है। कम क्यों हो गई हाइड्रोजन? क्योंकि द्विबंध आ जाते हैं, कार्बन की संख्या ज़्यादा है, तो ये एरोमेटिक अमीन है। इसके सभी संभव एरोमेटिक अमीन की संरचना और उनके आईयूपीएसी नाम आपको बताने हैं। जल्दी से बता दीजिए कितने इसके समावयव बनेंगे, कितने संभव हैं वो बताने हैं आपको, और उनके आईयूपीएसी नाम भी बताने हैं। 6 कार्बन तो इसमें हो जाते हैं। अगर एनिलीन से तुलना करनी है पहले, तो आप देखेंगे कि ये कितने कार्बन है, 6, हाइड्रोजन कितने आगे, 5 और 2 7, और N। आपको कितना बढ़ाना है, इसमें अंतर कितना आ रहा है? एरोमेटिक अमीन में पहला उदाहरण कौन सा है? पहला जो यौगिक है वो एनिलीन है। अब इससे तुलना करें इस सूत्र की, तो आपको क्या दिखता है कि 2 तो हाइड्रोजन, 1 कार्बन का और 2 यानी CH2 का अंतर है, ठीक है। CH2 का अंतर है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये CH2NH2 कर दें, हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, एक ऐसा हो जाएगा ना, CH2NH2। एक और हो सकता है, ये द्वितीयक अमीन कर दें आप, इसको NH यहाँ कर दें और इससे CH3 जोड़ दीजिए, ठीक। गिन लो आप, 5 हाइड्रोजन तो ये रही, 6 7 8 9, इसमें देखिए 5 और 3 8 और 1 9। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कहाँ इसमें 10 हो रहे हैं?
मेरे को तो 9 ही दिख रहे हैं, 5 तो ये हैं, 2 7 और 2। इसमें अपन तुलना किससे कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं, एनिलीन से, क्योंकि हमें ये पता लग रहा है एरोमेटिक अमीन है, तो इससे तुलना करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक H हटा देते हैं यहाँ से, तो एक मैथिल समूह लगा देते तो एक हाइड्रोजन हट गया, तो आपकी 2 की पूर्ति होगी ना। तो क्या हो जाएगा? चार 3 7 और 2 9 हाइड्रोजन। अब इसके 3 समावयव संभव हैं। ये ऑर्थो पे भी आ सकता है CH3, मेटा पर भी आ सकता है और पैरा पर भी आ सकता है। NH2 ये मेटा पर आ गया, ये पैरा पर आ गया। टोलुडीन बताए थे मैंने अभी, ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन, पैराटोलुडीन, तो ये हो गया। IUPAC में क्या है? 2 मैथिल बेंजेनेमीन, 3 मैथिल बेंजेनेमीन और 4 मैथिल बेंजेनेमीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक अमीन है, एन मैथिल बेंजेनामीन। ठीक है, नाइट्रोजन पे मैथिल समूह लगा हुआ है, एन मैथिल बेंजेनेमीन। और दूसरे उसका जो पहला बताया उसका बताओ। इसमें इस पर ये फेनिल समूह लगा हुआ है, तो ये होगा फेनिल मैथेनामीन। फेनिल मैथेनामीन। तो इस प्रकार से आप इनको आपको पूरा देखना पड़ेगा कि कितने यौगिक संभव हैं और उनके नाम लिखने पड़ेंगे। तो आपको नाम भी आना चाहिए, नामकरण आपने देख ही लिया है। अब आता है, आपने संरचना देखी, पिरामिडल होती है ना। बंद कोण 109 डिग्री से थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? सबसे पहले संरचना आपने देखी, फिर ये देखा कि इसमें बंद कोण 108 डिग्री होता है। फिर वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के होते हैं। फिर आपने नामकरण पढ़ा, प्राथमिक का अलग तरीके से, द्वितीयक का अलग तरीके से, तृतीयक का अलग तरीके से है नामकरण। फिर चतुष्क अमोनियम लवण भी होते हैं इनके, जो क्षारीय नहीं होते, ध्यान रखना। फिर कुछ अन्य उदाहरण जिसमें एरोमेटिक अमीन भी वो देखने हैं। समावयवता आपने देखी 4 प्रकार की है, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता। मध्यावयवता क्या होती है? किसी बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए अल्किल समूह में भिन्नता के कारण जो समावयवता होती है वो मध्यावयवता। अब विरेचन देखिए, बनाने की विधियां जो हैं वो 10 हैं। पहले है एल्किल हैलाइड से, जिसमें 2 है अमोनी अपघटन और गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। कौन कौन सी 2 हैं? अमोनी अपघटन और गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड से ही हैं दोनों। दूसरा है ग्रीनियर अभिकर्मक से। दूसरा किससे है? ग्रीनियर अभिकर्मक से। तीसरा है अल्कोहल से अमोनी अपघटन। चौथा है एल्डिहाइड ऑक्जिम से। पांचवा है कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जिस अभिक्रिया को कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। इसमें कुछ नेम रिएक्शंस आएंगी। स्मिट अभिक्रिया। तो 5 में पहली कौन सी है? एल्किल हैलाइड से अमोनोलिसिस, अमोनी अपघटन। दूसरा गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। दूसरा ग्रीनियर अभिकर्मक से। तीसरा अल्कोहल से अमोनी अपघटन। चौथा एल्डिहाइड ऑक्जिम से। और 5वां कार्बोक्सिलिक अम्लों से, इसको स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। छठी है अम्ल व्युत्पन्नों से। अम्ल व्युत्पन्नों से, इसको दिखाना। 7वां एसिड क्लोराइड से, सॉरी छठे में 2 हैं। एसिड क्लोराइड से, जिसको कर्टियस अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उसमें है एसिड अमाइड से। 7वां है साइनाइड से। 8वां आइसोसाइनाइड से, जिसमें कम कार्बन वाला अमीन प्राप्त होगा। आइसोसाइनाइड में जितने कार्बन होंगे उससे कम कार्बन वाला अमीन प्राप्त होगा। आइसोसाइनेट से 9वां।
और 10वां है नाइट्रो एल्केन से। नाइट्रो, ये कुल 10 विधियां हैं। एल्किल हैलाइड से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तीसरा अल्कोहल से, चौथा एल्डिहाइड ऑक्सिम से, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से पहले ऑक्सिम बनाएंगे और फिर उससे बनाएंगे। 5वां कार्बोक्सिल, ये सीक्वेंस में है। एल्किल हैलाइड अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन और फिर अम्ल पढ़ते हैं। फिर अम्ल व्युत्पन्न पढ़ते हैं। अम्ल व्युत्पन्न में 2 है, अम्ल के क्लोराइड से और अम्ल के अमाइड से। 7वां है साइनाइड, 8वां आइसोसाइनाइड, 9वां आइसोसाइनेट और 10वां नाइट्रो एल्केन से। बहुत सरल विधियां हैं, आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। पहली विधि जो है वो है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में आप पढ़ चुके हैं वैसे ये विधि। एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। अमोनिया होती है अल्कोहलिक अमोनिया। कैसी अमोनिया? अल्कोहलिक। अमोनिया शुड बी अल्कोहलिक। इसमें टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो 373 केल्विन होता है। इसको हाफमैन अमोनी अपघटन भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन जो कहलाता है वो कहलाता है हाफमैन्स अमोनोलिसिस, हाफमैन अमोनी अपघटन। इसमें क्या बनता है? प्राथमिक अमीन बनेगा। प्राथमिक अमीन फिर आरएक्स से क्रिया कर लेता है और द्वितीयक अमीन बना लेता है। द्वितीयक अमीन फिर आरएक्स से क्रिया कर लेता है और तृतीयक अमीन बना देता है। फिर आरएक्स से क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? R4N+ और चतुष्क अमोनियम लवण बन जाएगा। इस प्रकार से हमें चारों का मिश्रण प्राप्त होगा। हमें केवल एक अमीन नहीं मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। किसका? प्राथमिक अमीन का, द्वितीयक अमीन का, तृतीयक अमीन का और चतुष्क अमोनियम लवण का। अगर आपको प्राथमिक अमीन ज़्यादा मिलेंगे तो सबका मिश्रण ही मिलेगा, लेकिन अगर इसको ज़्यादा प्राप्त करना हो तो हमें इसकी अधिक मात्रा लेनी पड़ती है। किसकी? आधिक्य में किसको लेना पड़ता है? अल्कोहलिक अमोनिया को। अगर हम अल्कोहलिक अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो हमें इन चारों के मिश्रण में ज़्यादा मात्रा किसकी मिलेगी? प्राथमिक अमीन की प्राप्त होगी। प्राथमिक अमीन की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होगी। एल्किल हैलाइड में पढ़ा था क्या आपने? ये ध्यान आ रहा है क्या? अमोनिया से अभिक्रिया बताई थी ना आपको। ये है इसमें पहला। एल्किल हैलाइड में 2 विधियां पढ़नी है। एल्किल हैलाइड से हम 2 विधियों से बना सकते हैं एमीन, और दूसरी है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया में आप ध्यान से समझ लीजिए कैसे होती है। इसमें थैलिक एसिड जो होता है, इस प्रकार का जो एसिड होता है, ऑर्थो पोजीशन पर 2 COH होते हैं। ये थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड को जब गर्म करते हैं तो इसमें से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है। कैसे? क्या निकल गया? H2O निकल गया। दो अम्लों से अगर जल का अणु निकल जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है?
एनहाइड्राइड बन जाता है। इसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एसिड है, थैलिक अम्ल है, इससे क्या बना? थैलिक एनहाइड्राइड। इस थैलिक एनहाइड्राइड की अमोनिया से क्रिया कराएं इसके 2 H, अमोनिया के 2 H और ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन, H2O निकल गया। यहाँ क्या रह जाएगा? यहाँ जुड़ा रह जाता है NH। NH ये कहलाता है थैलिमाइड। इसको कहते हैं थैलिमाइड। इसको कहते हैं थैलिमाइड। थैलिमाइड की क्रिया KOH से कराते हैं। हम क्या बनाने चले थे? एमीन बनाने ना, अभी पहुंचे ही नहीं वहां तक। थैलिक एसिड से शुरू किया था। थैलिक एसिड को पहले थैलिक एनहाइड्राइड में बना, जो गर्म करने पे जलकाणु त्याग करने से बन जाता है। फिर अमोनिया से क्रिया कराई तो थैलिमाइड बन गया। KOH से क्रिया कराएंगे तो H की जगह K आ जाता है। यहाँ पर इस जगह पे K आ जाता है। ये पोटेशियम थैलिमाइड कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? यहाँ भी क्या निकल गया? जलकाणु निकल गया। पोटेशियम तो यहाँ आ गया, K तो यहाँ आ गया, ये OH और ये H। ठीक है, पोटेशियम थैलिमाइड। अब हम इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं। जैसे एल्किल आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होता है? देखो, क्या हो जाएगा? N के साथ में तो R आ जाएगा और KI निकल जाएगा। सो प्रोडक्ट वुड बी, क्या बनेगा? NR। ये N एल्किल थैलिमाइड कहलाता है। नाइट्रोजन पे एल्किल है ना, इसलिए इसको ऐसे दर्शाते हैं। जैसे एमीन के नामकरण में आपने पढ़ा था, ये कहलाता है N एल्किल थैलिमाइड। N एल्किल थैलिमाइड। इसका आप जल अपघटन करा दीजिए KOH के साथ में। दो अणु KOH लिखे ना यहाँ पे, HOK KOH है, ये भी KOH। यहाँ से तोड़ दीजिए इसको, क्या रह गया? ये RNH2, RNH2 हो गया। ये क्या बन गया? बन गया ना वन डिग्री में। साथ में क्या मिल गया आपको? COOK, COOK, पोटेशियम थैलेट। इस पोटेशियम थैलेट से आप वापस क्या बना सकते हो? RNH, ये बन जाएगा थैलिक एसिड। मुख्य उत्पाद अपना क्या है? ये। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझें कि ये थैलिक एसिड से हमने स्टार्ट किया है। इसको समझना आसान है, इसलिए यहाँ से शुरू किया है। थैलिक एसिड में यानी 2 कार्बोक्सिलिक समूह ऑर्थो स्थितियों पर है। अगर ये यहाँ पर होता COH तो होता क्या ऐसा? क्रिया नहीं, पास पास है इसलिए हो सकता है। यहाँ से जल का अणु निकला तो ये क्या बना?
एनहाइड्राइड बना, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक अम्ल से थैलिक एनहाइड्राइड बना। थैलिक एनहाइड्राइड की अमोनिया से क्रिया कराई तो क्या बना, थैलिमाइड बना। थैलिमाइड को अपन पोटेशियम थैलिमाइड में बदलते हैं तो KOH से क्रिया करानी पड़ेगी, तो ये पोटेशियम आ गया वहाँ पर, इसलिए पोटेशियम थैलिमाइड कहलाता है। पोटेशियम थैलिमाइड जो है उसकी क्रिया अपन कराते हैं एल्किल हैलाइड से, तो वो क्या बना देता है, R आ जाता है K के स्थान पर, तो N एल्किल थैलिमाइड बनता है। पोटेशियम थैलिमाइड का पोटेशियम हट गया है और उसकी जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन पे एल्किल समूह आ गया। अब KOH से क्रिया कराई तो 1 डिग्री अमीन बनता है और पोटेशियम थैलिमाइड बनता है। ठीक है। अब एक सवाल आपको जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं उसमें से आपके लिए है, मैंने 2 विधियां बताई इसमें आपको एल्किल हैलाइड से। एक तो बताया आपको अमोनी अपघटन, जिसको हाफमैन अमोनी अपघटन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया का नाम है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, थैलिमाइड से भी। थैलिमाइड की क्रिया KOH से कराइए, पोटेशियम थैलिमाइड बनाइए, फिर N एल्किल थैलिमाइड बनाइए, अमीन बना दीजिए। लेकिन क्योंकि ये यहाँ से थैलिमाइड कहाँ से आता है, इधर से आता है, तो आपको सीक्वेंस में याद करना इजी रहेगा, इसलिए ऐसा बताया। प्रश्न ये है कि जो अमोनी अपघटन है उस विधि से एनिलीन और अन्य एरोमेटिक यौगिक बनाने के लिए वो अच्छी विधि नहीं मानते, इसको क्यों? ये जो विधि है ये एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए, एनिलीन बनाने के लिए अच्छी विधि नहीं मानते हैं, कारण आपको बताना है क्यों। मिश्रण तो कोई बात नहीं, एलिफेटिक में मिल रहा है, नहीं नहीं, देखो इसमें हम क्रिया किससे करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं। कार्बन हैलोजन बंध को अमोनिया तोड़ेगा, एक नाभिक स्नेही के रूप में ये जुड़ेगा, तभी तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। और आपको ये बताया था कि एरोमेटिक या एरिल हैलाइड्स जो हैं वो कम क्रियाशील होते हैं एलिफेटिक हैलाइड्स की तुलना में, बताया था ना। क्यों कम क्रियाशील होते हैं? अनुनाद के कारण, कार्बन हैलोजन बंध की कम ध्रुवता के कारण और संकरण के कारण। उन कारणों से अगर यहाँ एरोमेटिक हैलाइड लेते अपन, एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेते, तो ये वाला बंध आसानी से नहीं टूट सकता। किसके द्वारा? इस नाभिक स्नेही के द्वारा। ये नाभिक स्नेही उस बंध को नहीं तोड़ पाता है, इसलिए क्रियाशीलता कम होती। इसलिए हम एरोमेटिक एमीन इसकी सहायता से नहीं बनाते, क्योंकि नाभिक स्नेही जो है अमोनिया वो कौन से बंध को तोड़ेगा, वहाँ पर इस प्रकार के बंध को तोड़ेगा। इस बंध को तोड़ेगा जिसमें द्विबंध लक्षण आ जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसकी क्रियाशीलता कम होती है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो क्रियाशीलता कम होने के कारण हम एरोमेटिक अमीन इसकी सहायता से नहीं बना सकते। इसी प्रकार से ये जो विधि है, ये वाली जो विधि है गैब्रियल थैलिमाइड, ये भी प्राथमिक अमीन बनाने की उपयुक्त विधि, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन बनाने की अच्छी विधि नहीं है। यहाँ भी वही चक्कर है कि एल्किल हैलाइड जो यहाँ लिया ना आपने, उसको टूटना है, और क्रियाशीलता किसकी कम होती है, एरिल हैलाइड की। अगर इसकी जगह RI की जगह ARI लेते तो इसकी क्रियाशीलता, ये टूटता नहीं है आसानी से, नहीं टूटेगा तो ये क्रिया आगे नहीं हो पाएगी। समझ गए आप? तो एरोमेटिक प्राथमिक अमीन यानी एनिलीन बनाने के लिए अच्छी विधि नहीं है। इसके लिए यहाँ जल अपघटन के लिए नहीं, जल अपघटन के लिए अपन ये जलीय KOH ही लेते हैं, जली है उसमें। लेकिन ये जल अपघटन के लिए KOH इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये लवण बनेगा ना, लवण बनने के बाद आसानी से अलग कर सकते हैं अपन। और यहाँ क्या करेंगे, फिर उसको लवण को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन इसमें डायरेक्ट, थैलिक अम्ल में बदल सकते हैं HCl से क्रिया करा के। तो इसलिए पहले लवण बनाना उपयुक्त होता है कि लवण को सेपरेट करना आसान होता है, अलग करना मुश्किल नहीं होता। समझ गए आप? आपसे पूछा जा सकता है, हो गया, कि एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए ये पहली और दूसरी विधि
उपयुक्त नहीं है, जबकि एलिफेटिक अमीन बनाने के लिए ठीक है दोनों विधियाँ। लेकिन इनमें क्या है, मिश्रण बनता है, यहाँ मिश्रण बन रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आज ये इतना ही, कल अपन इसको आगे पढ़ेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लें आप। और कल ये 10-15 क्वेश्चन का एक छोटा टेस्ट भी लेंगे, आपका जो पढ़ाया था एल्किल हैलाइड, उसकी भी तैयारी करके आएँ।